जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, जब से ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं तब से दुनिया में काफी तेजी के साथ बदलाव हुए। लेकिन उन बदलावों के साथ साथ अगर हम देखें तो दिसंबर के महीने में और खासकर 25 दिसंबर या यूं कहें 20 दिसंबर से, जब से क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होती हैं तब से दुनिया भर से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से इन खबरों के अंदर ये चेताया जा रहा है कि दुनिया में एक मानसिक जो वायरस है, वैचारिक मानसिक रूप से या वैचारिक वायरस जो है वो इस लेवल पर फैल चुका है कि वो अपने अलावा हर किसी इंसान को पहले डस रहा है। वो अपने अलावा दुनिया के हर इंसान को दुश्मन मान रहा है, और जब वो ऐसी जगह पर जहां उसके अलावा विचारधारा वाले दुश्मन खत्म हो जाते हैं, फिर वो आपसी विचारधारा में लड़ लड़ के एक दूसरे को खत्म कर रहा है। पॉसिबली इससे पहले मुझे जहां तक याद है, ये डिस्कशन भारत में होता रहा है इस वैचारिक वायरस के बारे में, इस वैचारिक विषाणु के बारे में। लेकिन भारत से ज्यादा अब ये चिंतन मनन, या यूं कहें भारत से ज्यादा ये डिस्कशन जो है वो अमेरिका में और ब्रिटेन में होना शुरू हो चुका है। और इस आइडियोलॉजिकल वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वो इस लेवल पर जा रहा है कि इस समय पर दुनिया में, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जितनी भी नीदरलैंड, जितनी भी कंट्रीज, हम खासकर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिन्हें हम बहुत ज्यादा लिबरल मानते थे, जिन्हें हम बहुत ज्यादा उदारवादी मानते थे, जिन्हें हम ये कहते थे कि भाई ये जो दुनिया, ये जो देश हैं, ये दुनिया का एक प्रतीक है, इनका स्टैंडर्ड है और दुनिया को असलियत में इनके जैसा बनना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, इन्होंने जिस तरीके से सबको गले लगाया और जिसे कहते हैं कि दुनिया को पाठ पढ़ाने की कोशिश करी कि दुनिया में इंसानियत नाम की एक चीज है, और इंसानियत इस लेवल पर कि हम अपने आप को खत्म करके, हम अपनी आइडेंटिटी को खत्म करके, हम अपनी पहचान को खत्म करके दूसरे की पहचान को इंपॉर्टेंस देकर हम अपना बड़प्पन दिखा सकते हैं। और उस बड़प्पन बड़प्पन के चक्कर में वो अपने आप को खत्म कर चुके हैं। दो इंसिडेंट्स जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, और एक खबर जिससे पूरी दुनिया के अंदर पता लग गया कि ये जो आइडियोलॉजिकल वायरस है, ये वैचारिक विषाणु जो है, ये दुनिया के अंदर कितना गहरे से घुस चुका है, और इसके विरोध में आवाज उठाने की हिम्मत पहली बार अगर कहीं से आई है तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस आवाज को दबाने के लिए, उस आवाज को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो खड़ा हो चुका है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो इस समय पर, अगर मैं इसी वीडियो में अमेरिका के 20 तारीख के बाद बनने वाले राष्ट्रपति या एक्स के जो हेड हैं उनका नाम गलती से भी अगर मैं इस वीडियो में लिख दूंगा या ले दूंगा तो YouTube इस वीडियो के ऊपर स्ट्राइक मार देगा। अमेरिका में जिसे कहते हैं कि बलात्कारियों की, चीरहरण करने वालों की, व्यभिचारियों की जो एक पूरी जमात का नाम जिसे ग्रूमिंग गैंग कहा गया है, अगर वो दो चार बार ले लिया तो गारंटी की बात है इस वीडियो के ऊपर ब्लॉक मार दिया जाएगा, इस वीडियो की गर्दन दबा दी जाएगी। ये एक नेक्सस है, लेफ्ट लिबरल नेक्सस, जिसमें इस्लाम को जोड़ दिया जाता है तो एक गैंग, एक कबाल बन जाता है जो पूरी दुनिया के ऊपर इस समय पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और गिने चुने दो चार देशों को या दो चार जगहों को छोड़ दिया जाए जो अलग अलग तरीके से इनसे निपटने की कोशिश कर रही हैं, तो बाकी जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में आपको खड़े हुए नजर आएंगे या इस वैचारिक वायरस से पीड़ित नजर आएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल, ये सबसे पहले इस वैचारिक वायरस को समझिए। इस वैचारिक वायरस में तीन नाम आते हैं, लेफ्ट, दूसरा लिबरल और तीसरा इस्लामिस्ट। तो सबसे पहले लेफ्ट की बात करते हैं। लेफ्ट कौन है? एक लेफ्ट का मतलब होता है बाम, एक लेफ्ट का मतलब लेफ्ट हैंड, एक लेफ्ट जो इसी से आगे चल के आइडियोलॉजी क्या है। असलियत में दुनिया में जब किसी टाइम पर सोवियत यूनियन होता था तो उस सोवियत यूनियन की उस आइडियोलॉजी को कम्युनिस्ट कहा जाता था, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को कम्युनिस्ट कहा जाता था। और
इससे बाहर ये कम्युनिस्ट अगर सिर्फ किसी भी देश में है तो वैसे तो ये बर्दाश्त किसी को करते ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो चाइना में किसी भी तरीके का विरोधी दल नहीं है, चाइना में अपोजिशन पार्टी नहीं है, सिंगल आइडियोलॉजी है, सिंगल पार्टी है। इसकी ब्रुटैलिटी इस लेवल पर समझिए कि जहां पर ये पावर में होते हैं ये अपने अगेंस्ट या अपनी किसी भी अल्टरनेट आइडियोलॉजी को उभरने ही नहीं देते। तो कितने ज्यादा नरसंहारक होंगे ये लोग, कितने ज्यादा हत्यारे होंगे ये लोग, कितने ज्यादा हिंसक होंगे ये लोग कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ये लोग बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही क्रूरता के साथ, बहुत ही ब्रूटली दबा देते हैं। रशिया में आप उठाकर देखेंगे तो रशिया में 1921 से बल्कि 1917 से 1921 तक इस कम्युनिस्ट रूल के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ब्रूटली मर्डर करके दबा दिया गया। यहां तक कि इनको अगर लगा कि तातार मुस्लिम्स जो कि क्रीमिया के अंदर मौजूद थे वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं तो 56 लाख तातार मुस्लिमों को ब्लैक सी के अंदर डुबो दिया। ये मजाक करते हुए, स्टालिन ने ये मजाक करते हुए डुबो दिया कि जितने ये तातार मुस्लिम्स जो कि गोरे हैं इनका मांस भी काफी लाल लाल, गोश्त काफी लाल लाल है, मछलियां इनका मांस खाएंगी तो काफी अच्छी मछलियों की पैदावार होगी ब्लैक सी में। इसलिए अपने रशियन मछुआरों को उसने काफी ज्यादा मुबारकबाद दी थी। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ब्लैक सी के अंदर 56 लाख मुसलमानों को डुबो के मार देने वाली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चाइना के अंदर जिस तरीके से है आप समझ सकते हैं। तियाननमेन स्क्वायर के अंदर अपने ही स्टूडेंट्स, अपने ही 10,000 स्टूडेंट्स को जो गोलियों से भून दे, टैंकों से भून दे, जब लोग बैंकों के, अभी कुछ दिन पहले की बात, 1989 की बात नहीं कर रहा, अभी कुछ दिन पहले की बात, जब लोग बैंकों में अपना पैसा लेने पहुंचे तो उन लोगों को जब पुलिस नहीं संभाल पा रही तो सड़कों के ऊपर टैंक उतार देने वाली कम्युनिस्ट रेजिम जो चाइना के अंदर बैठी हुई है, आप अंदाजा लगाकर देखिए कितनी खतरनाक होगी, जो अपने ही लोगों को अपने ही बैंक से पैसा निकालने से रोकने के लिए टैंक घुमा देती है और तियाननमेन स्क्वायर का जो वाकया है वो याद दिला देती है कि डोंट फॉरगेट तियाननमेन स्क्वायर। वहां पर आप चाइना के अगेंस्ट या चाइना के विरोध में किसी तरीके की आवाज नहीं उठा सकते, किसी भी तरीके का कुछ नहीं कर सकते। सोचिए ये इनका जब शासन जहां होता है तो ये कितने ज्यादा खतरनाक, कितने ज्यादा ब्रूटल होते हैं। तो ये लोग जब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं तो ये नॉर्मली इनको मीडिया में लेफ्ट कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस की जो पार्लियामेंट बैठी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो सोशलिस्ट डिमांड्स करने वाले जितने भी लोग थे वो स्पीकर के लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए थे तो उन्हें लेफ्ट कहा गया और उसके बाद इनको हमेशा लेफ्ट टर्म से ही यूज किया जाता है, या तो कम्युनिस्ट या लेफ्ट। दूसरी कम्युनिटी आ जाती है लिबरल। ये लिबरल लोग कौन है? ये लिबरल और कोई भी नहीं है। ये लिबरल असलियत में कैपिटलिज्म यानी कि जो पूंजीवाद है, इस पूंजीवाद के इंटरेस्ट्स को बढ़ाने के लिए एक आइडियोलॉजी जो दुनिया के लोगों के अंदर बिठाई जाती है ताकि वो हर उस चीज से अपना दिमाग हटा लें जिससे कैपिटलिज्म को नुकसान होता है और सिर्फ उस आइडिया पे, उस विचार पर डिस्कस करें या वो चीज सोचे जिससे कैपिटलिज्म को फायदा होता है। ये जो गैंग है कैपिटलिज्म का, इसको बड़ा अच्छा सा एक बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला नाम दिया गया जिसका नाम है उदारवाद, जिसे कहते हैं लिबरल्स। अब ये लिबरल्स हैं कौन, हमें ये समझना होगा। ये जो लिबरल्स हैं ये असलियत में कुछ नहीं है, ये दुनिया में जो कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को कब्जे में ले रखा है या दुनिया को वो चलाने का दम भरते हैं, वो लोग, ये लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या किया जाए और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा कैसे किया जाए। ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि दुनिया की आबादी जो है वो नॉर्मल से 5 गुना 10 गुना ज्यादा हो चुकी है। दुनिया की आबादी आज से 400 साल पहले जितनी थी, यानी ये वैक्सीन से लेकर हेल्थ से लेकर जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सबसे पहले जितनी आबादी थी
आज के दिन अगर दुनिया की उतनी आबादी होगी तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वो लोग हैं, कैपिटलिस्टों का वो गैंग है जो कहता है कि यानी दुनिया की जो लगभग 60% से 70% आबादी है या 80% आबादी को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी अब दुनिया को कोई जरूरत नहीं है। जो ये लोग गरीब गुरबान लोग हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है, खाना ज्यादा खाते हैं, काम कुछ नहीं करते, इन लोगों को मार दिया जाना चाहिए और ये सारा का सारा काम मशीनें करते हुए होनी चाहिए। और यहां इस दुनिया को सिर्फ उसी इंसान की जरूरत है जो कि इस कैपिटलिस्टों की यानी अमीरों को जरूरत है। अब प्रॉब्लम ये है, ये सीधे तो किसी को गोलियां मार नहीं सकते, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग असलियत में यूनिवर्सिटीज के थ्रू एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर जानबूझकर अपने लोगों को बिठाकर वहां से उन लोगों से डिस्कस कर उन लोगों के थ्रू एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलवाते हैं जिससे ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश हो कि वो लोग अपनी बाकी सब चीजें भूलकर सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए कमाते हुए नजर आए। यानी जो बहुत बड़े बड़े पूंजीवादी हैं, पूंजीपति हैं, जो पूरी दुनिया की सरकारों को चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, इंस्टा, फेसबुक से लेकर बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों से लेकर बड़ी बड़ी दवाइयों कंपनियों से लेकर वेपन इंडस्ट्री की कंपनियों से लेकर इन सबके मालिकों का जो गैंग है, वो ये चाहता है कि जो दुनिया के एक्स्ट्रा लोग हैं जो उनके किसी काम के नहीं, उन्हें मर जाना चाहिए और जो बचे वो केवल और केवल उनके लिए काम करें। पूरी दुनिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जमीन है, सब चीजों के ऊपर उन्हीं का कब्जा होना चाहिए। ये लोग जो हैं ये एक आइडियोलॉजिकल जिसे कहते हैं वायरस स्प्रेड आउट करते हैं, जिसका काम पूरी दुनिया में ये समझाना है कि परिवार नाम की चीज बकवास है, शादी नाम की चीज बकवास है। ये जानबूझकर दुनिया के देशों के अंदर ऐसे ऐसे कानून बनवाते हैं जिससे परिवार टूटे। जैसे भारत में भी अगर आप देखेंगे तो कानून इस तरीके का बना रखा है कि आदमी अगर पुलिस के पास जाता है तो आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, औरत पुलिस के पास अगर झूठी कंप्लेंट लेके भी चली जाती है तो उसकी सुनवाई खूब जबरदस्त होती है। इसी तरीके से अगर अतुल सुभाष रीता कौशिक नाम की लेडी जज का अगर नाम भी लिख देता है, तो मतलब नाम लिख के कहता है कि इसने मेरे को टॉर्चर किया, तो उसके ऊपर किसी तरीके की विभागीय कार्रवाई भी नहीं होती है और उसकी जो पत्नी है और वो उसके जो ससुराल वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो एक लेडी पायलट जिसने अपना नाम, जिसने किसी प्रोवोकेशन वाले का नाम तक नहीं लिखा था, वो लेडी पायलट जिस तरीके से मरती मतलब बिना किसी सुसाइड का नाम लिए मर जाती है, तो उसके बॉयफ्रेंड और परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ऐसे कानून, बायस्ड तरीके कानून बनाए जाते हैं जिससे सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन हो और लोग खासकर, और ये यहाँ नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर ये कानून बनाए गए हैं जिसके अंदर एक महिला एक बंदे से शादी करेगी, उससे एक बच्चा पैदा करेगी, उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने रिसीव करने का काम करेगी और उसके बाद जब वो 2000-5000 डॉलर उसका एक गुजारा भत्ता लेगी और उसके बाद दूसरी शादी करेगी, दूसरे से 2000 डॉलर लेगी, तीसरे से शादी करेगी, तीसरे से 2000 डॉलर लेगी, 5 शादियां करके लगभग 10,000 डॉलर का बंदोबस्त करके अपनी जीवन एंजॉय कर रही होती है उन 5 को गुलाम बना के। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए, ऐसी सिचुएशन में एक आदमी को उसकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, दुनिया के अंदर कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो रही, परिवार बस नहीं रहा, तो उसका एक जीने का जो मुद्दा है वो खत्म हो रहा है। तो या तो वो सुसाइड कर रहा है या शादी ही नहीं कर रहा। शादी कर रहे हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पॉपुलेशन खत्म हो रही है। तो देखो कितनी जबरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। और जो पॉपुलेशन अभी बची भी हुई है उसको ड्रग्स की आदत इतनी बुरी तरीके से डाल दो कि वो आदमी ड्रग्स के अंदर इतना ज्यादा लत लग जाए, उसको इतनी लत लग जाए कि वो कुछ कर ही ना पाए, मतलब सोच ही ना पाए कि अल्टीमेटली करना क्या है, और वो वहीं खत्म हो जाए। ये है लिबरल। यही लिबरल्स जो हैं ये यूरोपियन सोसाइटी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इन लिबरल्स ने यूरोपियन सोसाइटी को खत्म करने के लिए कांड क्या क्या किए। सबसे पहले तो सोच कर देखिए, जो आज के दिन ब्रिटेन के अंदर जो 13-13 साल की बच्चियों का बलात्कार करने वाले मुसलमान हैं, जिन्हें ग्रूमिंग गैंग कहा गया है, उनको जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया और आज जो ब्रिटेन में बवाल मचा हुआ है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, इसे समझिए। और वो उसकी जड़ें जब हम भारत में ढूंढेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ब्रिटेन के अंदर जो आज शोर मच रहा है, भारत में भी एग्जैक्टली वही खेल किसी दूसरे नाम से चल रहा है।
और आप अगर इस खेल को जरा सा बोल देते हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तक आहत हो जाता है और नुपुर शर्मा के ऊपर फट पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जज तक नुपुर शर्मा के ऊपर फट पड़ते हैं और तस्लीम रहमानी खुला घूमता है। ये जो सिस्टम है हमें इसे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रिटेन को देखिए, ब्रिटेन में हुआ क्या। ब्रिटेन के अंदर ये हुआ कि सबसे पहले तो उनको समझाया गया, सबसे पहले तो उन्हें गिल्ट फील करवाई गई कि अगर कोई व्हाइट आदमी है जो किसी ब्लैक को किसी भी चीज को मना करता है या अपने आप को उनसे अलग बताता है तो उसको इतना ज्यादा सोशल बैकलैश मिलता है, क्रिटिसाइज करते हैं कि तू तो रेसिस्ट है, तू रेसिस्ट है, तू रेसिस्ट है, तू रेसिस्ट है। इसको पैरेलली अगर आप देखेंगे तो भारत में भी तो यही होता है कि जब हम अपने हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपनी मूर्ति पूजा के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमारे को बार बार कहा जाता है तुम कम्युनल हो, कम्युनल हो, कम्युनल हो, कम्युनल हो, ब्राह्मणवादी हो, हिंदुत्ववादी हो, ब्राह्मणवादी हो, हिंदुत्ववादी हो। मैं अभी कल एक वीडियो देख रहा था, नीला कुर्ता पहने हुए एक बुद्धिस्ट लड़का हमारे भगवान राम की फोटो फाड़ रहा था और कह रहा था ये मेरा हक है। मैं एक सिंपल सवाल ये पूछना चाहता हूं, जब आपने अपना धर्म बदल लिया तो आपकी औकात क्या है या आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे धर्म का अपमान करने की। तो क्या हिम्मत हुई तुम्हारी भाई, जब तुमने धर्म ही बदल लिया है, तुम यहां से बाहर ही निकल चुके हो, तो तुम्हें मतलब क्या है फाड़ने का। और अगर हमारे भगवान को नहीं मानते तो ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अपमान करके तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां समझिए, अगर मैं गौतम बुद्ध की फोटो को फाड़ देता हूं तो मेरे ऊपर हो सकता है धार्मिक भावनाएं आहत होने के नाम पर केस चढ़ जाए। यहां तक कि मैंने अभी इतना कहा भी तो इसके नाम पर भी केस ठिक जाए और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर सोशल मीडिया से लेकर हर मामले में रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं, जैसे कि नुपुर शर्मा के ऊपर लग गई। उसने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि मैं सवाल पूछूं, जैसी अभद्र टिप्पणियां तुम कर रहे हो मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, पूछूं। जबकि तस्लीम रहमानी भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, वहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहां जुबियर, वो जो जुबैर है, उसने जिस तरीके से इस वापिस में नुपुर शर्मा को फंसाया और सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो यहां सुप्रीम कोर्ट की बायसनेस देखिए, दोगलापन देखिए, यहां हर जगह आपको दिखाई देगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब एक स्टेटमेंट देते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको तलब कर लेता है। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं, वो उन्होंने अपने घर के अंदर जो पुराना बना हुआ, क्योंकि घर के इनकी बपौती तो है नहीं, इनके घर में एक हनुमान मंदिर बना हुआ था, उसे तोड़वा दिया तो उसे सेक्युलरिज्म का सिंबल माना गया। ये दोगलापन हमारी कोर्ट्स में है। शबरीमाला केस के अंदर अगर आप देखते हैं तो शबरीमाला केस के अंदर महिलाओं को बराबरी का अधिकार माना गया, लेकिन जैसे ही हाजी अली की दरगाह के अंदर महिलाओं के मामले में बात की गई तो वहां कहते हैं नहीं नहीं, ये तो धर्म का मामला है। ये जो दोगलापन है ये और कुछ नहीं है, ये असलियत में इस लिबरल माइंडसेट की जहरीली मानसिकता है, जो अपने विरोधी मानसिकता को बहुत ही तरीके के साथ डरा के, धमका के, सोशल बायकॉट करके, सोशल क्रिटिसिज्म करके, उसको अपमानित करके हर जगह काम कर रही है और पूरी ताकत लगा के उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। हाँ, फर्क इतना है कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट ब्रूटली एक आइडियोलॉजी को किल कर देते हैं, ये लिबरल्स जो हैं उसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि उसे किल कर देते हैं। और उससे बड़ी बात, इन लिबरल्स का जो वेपन है भाई, कम्युनिस्टों का वेपन बंदूक है, तो लिबरल्स का जो वेपन है वो बंदूक तो नहीं है खैर, लेकिन उससे ज्यादा घातक चीज इनके पास है कलम। ये लोग इस लेवल पर हैं कि इन्होंने मीडिया पे कब्जा किया हुआ है, इन्होंने अखबारों पे कब्जा किया हुआ है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इनका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, सब चीजें इनके पास है। और ये लोग किसी भी ऐसे विचार को उभरने ही नहीं देते, उसको बोलने तक नहीं देते। भाई अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो अगर रवीश कुमार को बोलने की आजादी है तो हरिमोहन को भी तो होनी चाहिए। अगर बोलने की आजादी पुण्य प्रसून वाजपेयी को है तो हरिमोहन को भी तो होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि रवीश कुमार को तो बोलने की पूरी आजादी है, ध्रुव राठी को जो है मोदी को डिक्टेटर बोलने की पूरी आजादी है, ध्रुव राठी को शेख हसीना को डिक्टेटर बोलने की पूरी आजादी है। लेकिन अगर मैं बाइडेन के खिलाफ, जॉर्ज सोरोस के खिलाफ या XYZ किसी के खिलाफ आवाज उठा देता हूं तो मैं कम्युनल कहला जाऊंगा। और इस तरीके की जब शब्दावली का इस्तेमाल होता है तो मतलब ये जो दोगलापन होता है, ये चीज बता रहा है कि जितने ब्रूटल किलर्स
जितने ब्रूटल किलर्स ये लेफ्ट लिबरल गैंग है, लेफ्ट गैंग है, उतना ही लिबरल, इतना ही ब्रूटल किलर्स या उतने ही ब्रूटल जो ऑपरेसर्स जो हैं वो ये आपके लिबरल्स हैं। अब तीसरा एक ग्रुप है इस्लामिक। अगर आप इस मुस्लिम्स को भी उठाकर देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मुस्लिम भी इनसे ही मिला जुला है। इनमें से किसी एक एक मतलब कोई को भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी मुस्लिम इलाके के अंदर कोई हिंदू घर ढूंढ कर दिखा दो। संभल के अंदर जिस तरीके से 200 से ज्यादा हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, लिटरली जिंदा जलाया गया, ये मीडिया में खबर चल रही है। अब 200 लोगों को जब मीडिया में संभल के अंदर जिंदा जलाया गया, हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा कर लिया गया, उनके कुओं पे कब्जा कर लिया गया, उनकी बावड़ियों पे कब्जा कर लिया गया, उनके जो धर्मशालाएं थी, वेदशालाएं थी, उनके जो गुरुकुल थे, उन सब पे कब्जा कर लिया गया। और उसके बाद जब वो आवाज उठाते, सोच कर देखिए, एक कुएं के ऊपर पूजा होती थी 2012 में, समाजवादी सा पार्टी सरकार आने के बाद उस कुएं के ऊपर पूजा करने से भी रोक दी गई शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोगों के द्वारा। और मुझे सिर्फ आपसे एक बात पूछनी है, मुझे ये बताइए, क्या भारत के अंदर किसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है? लेकिन हिंदुओं को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर 1947 के बाद इतने ज्यादा चेंजेस किए गए कि एएसआई तक को उसके अंदर नहीं घुसने दिया। ये जो चीज दिखा रही है, ये जो चीज आ रही है, ये एक चीज ये दिखा रही है कि अल्टीमेटली वो जो लेफ्ट और लिबरल कबाल था वो इस्लामिस्टों के साथ मिलकर संभल के अंदर हिंदुओं को खत्म कर रहा था। और इस्लाम जो है, इस्लाम को मानने वाले या मुसलमान जो हैं, वो अपने बीच में एक हिंदू को ज्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं करते। सोचकर देखिए, ईरान के अंदर हिंदू कहाँ है, अफगानिस्तान में कहाँ है, पाकिस्तान में कहाँ है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सच है। संभल के अंदर हिंदुओं के साथ जो हुआ, कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं के साथ हुआ, जितने भी मुस्लिम कॉलोनीज हैं उनके अंदर एक बार जाकर देखिए क्यों ऐसा लगता है। अच्छा एक बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल का मतलब एक छोटा सा आंसर दे दीजिए, क्या कारण है कि यह मकान बिकाऊ है का बोर्ड मुस्लिम कम्युनिटी के कॉलोनी में रहने वाले हिंदू ही लगाते हैं, कभी भी हिंदुओं की कॉलोनी में रहने वाला कोई मुस्लिम नहीं लगाता। एक सिंपल सा है, यह मकान बिकाऊ है का बोर्ड आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे एक ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक बार ये बोर्ड दिखाइए जिसके अंदर एक हिंदू कॉलोनी के अंदर एक मुसलमान रह रहा हो और उसे हिंदुओं से इतना डर लग रहा हो, या हिंदुओं ने उसे इतना परेशान कर दिया हो, या उसकी बेटियों को परेशान कर दिया हो, या उसके बच्चों को मार पीट रहे हो, या उसको निकलना दूभर कर दिया हो, उसके ऊपर थूक फेंक रहे हो, उसके घर के बाहर कोई मांस मीट के टुकड़े फेंक रहे हो, कूड़ा फेंक रहे हो। कोई एक एग्जाम्पल ऐसा मुझे बताइए जो हिंदू कॉलोनी में मुसलमान रहता हो और उसको इतना परेशान होकर अपने घर के बाहर यह मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगाना पड़ा। इसमें कुछ जाहिल अनपढ़ गवार, ठीक है, ये कहेंगे कि हमारे अंदर ताकत इतनी है। बेटा ताकत अगर इतनी होती ना तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलना, तुम्हारी माओ को नंगा नचा दिया था, बहुत जलन हो गई, टेंशन ना लो, ठीक है, तुम्हारी ऐसी तैसी। लेकिन हाँ ये है कि मुझे ये बता दीजिए कि जीजू क्या कारण है कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों के अंदर ही एक हिंदू सुरक्षित नहीं होता और एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक मुसलमान आराम से रहता है और बढ़िया तरीके से रह रहा है, गले लगा के रह रहा है। यहां तक कि कुछ हिंदू अगर उस मुसलमान परिवार का अपोज भी करते हैं तो उन हिंदुओं से लड़ने के लिए 50 मुसलमान हिंदू ही आ जाएंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हम ये शांति से तो रह रहे हैं, अच्छा है। वो एक अलग मैटर है कि वही अपना कुनबा बढ़ाकर उन्हीं अपने आसपास के लोगों को परेशान करके उन्हीं की बेटियों के साथ लव जिहाद करवा के, उनको गायब करवा के, कुछ ना कुछ नेक्सस करवा के, चोरी चकारी करवा के हिंदुओं को ही घरों से घर बेचने पर मजबूर कर सकता है। जैसे कि मुंबई की उस कॉलोनी को देखिए जिसके अंदर ओपनली रेप तक करने की धमकी दे रहा था और उसका कुछ नहीं किया, बस वहां पर पुलिस जाती है और वो लाइटें जलवा के आ जाती है। वो लाइटें जलवा के आ जाती है। तो अंदाजा आप लगाकर देखिए असलियत में मामला कहां पर जा रहा है, किस लेवल पर जा रहा है मामला। हमें ये समझना होगा कि हमें ये देखना होगा कि भाई अल्टीमेटली सिचुएशंस इस लेवल पर हैं कि यहां पर हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहां पर
कि क्या ऐसा कारण है। और ये यहां नहीं है। एक एग्जाम्पल मुझे ढूंढ कर बताइए कि किसी ब्रिटिश सिटीजन ने, हम ब्रिटेन पे आ जाते हैं, किसी ब्रिटिश सिटीजन ने 13 साल की किसी मुस्लिम लड़की को पकड़ा हो, उसका रेप किया हो और बार बार रेप करके अपने दोस्त को दे दी हो, फिर अपने चाचा को दे दी हो, फिर ताऊ को दे दी हो, फिर बुआ को, मतलब बुआ के बेटे को दे दी हो, फिर अपने बाप को भी दे दी हो, सारे एंजॉय करो। 13 साल की किसी मुसलमान लड़की के साथ क्या किसी ब्रिटेन के लड़के ने ऐसा किया? लेकिन 13 साल की लड़की, बल्कि 5 साल की उम्र से लेकर 13 साल की उम्र की जो अंग्रेज बच्चियां होती हैं, उनके साथ ऐसे काम किए गए हैं मुसलमानों के द्वारा। और यही मुद्दा तो 25 लाख ब्रिटेन की इन लड़कियों का मुद्दा जो है वो ब्रिटेन की संसद में उठा हुआ है। एलन मस्क जैसे इस चीज के ट्वीट कर रहे हैं, पूरा बवाल मचा हुआ है। और पूरी, अच्छा मजे की बात, ये यूट्यूब फेसबुक वगैरह वगैरह जो है वो इस चीज को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है कि यार इस मामले को तो बाहर नहीं आना चाहिए, इसे दबा दिया जाए, और पूरी ताकत के साथ इस मामले को दबाया जा रहा है। अब आप इसका दूसरा एग्जाम्पल उठाकर देखिए, जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो इसके साथ बर्लिन के अंदर सोचकर देखिए, अल्लाहू अकबर का नारा लगा के एक ट्रक जो है वो 50 लोगों पर चढ़ा दिया जाता है क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे थे। इटली से खबरें आ रही हैं कि जहां पर क्रिसमस ट्री सजाकर खड़ा किया गया, उस क्रिसमस ट्री के आसपास मुस्लिम्स जो है अपनी अजान पढ़ के सुना रहे हैं और जितने क्रिश्चियंस हैं वो खड़े खड़े देख रहे हैं। क्या किसी ईद मनाने वाली जगह पर या क्या किसी मस्जिद के आसपास खड़े होकर कोई हिंदू अपनी हनुमान चालीसा इतनी जोर से लाउड स्पीकर पे पढ़ सकता है? क्या किसी मस्जिद के पास कोई क्रिश्चियन अपनी बाइबल की जो बाइबल की जो वर्सेस हैं वो रिसीव कर सकता है? जब वो नहीं कर सकता तो तुम्हारी हिम्मत ऐसी कैसे होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि ये एक इन्फेक्टेड माइंडसेट वाले लोग हैं जिनको मजा आता है। और उससे ज्यादा बड़ी बात, इनको प्रोटेक्शन देने का काम लिबरल्स करते हैं और इनको आइडियोलॉजिकल बैकिंग देने का काम लेफ्ट के ग्रुप्स करते हैं। और इसीलिए कहा गया लेफ्ट लिबरल इस्लामिक गैंग बना हुआ है जो हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। अमेरिका के अंदर भी आप देख सकते हैं, एक सैनिक जो है जब तक वो मस्जिद नहीं जा रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन वो मस्जिद चला जाता है उसका इनफैक्ट उसका माइंड जो है वो इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है और वो ट्रक चढ़ा देता है। और उसको बचाने के लिए, ये मजे की बात देखिए, उसको बचाने के लिए उसी बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं 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 इसने ऐसा नहीं किया। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बैकलैश से बचने के लिए लिबरल की फॉर्म में मुस्लिम्स खड़े होकर कहते हैं नहीं, टेरर डू नॉट हैव एनी रिलीजन एंड दिस इज इस्लामोफोबिया। हमारे यहाँ जिसे कम्युनल कहा जाता है वहां पर इस्लामोफोबिक या रेसिस्ट कहा जाता है। लेकिन ये इस्लामोफोबिया हिंदू फोबिया नहीं नजर आता जब बांग्लादेश के अंदर हजारों हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। यही इस हिंदू फोबिया के बाद क्रिश्चियन फोबिया नहीं होता जहां 2.5 लाख के करीब ब्रिटिश लड़कियों का रेप करने के लिए सारे के सारे मुसलमान दोषी। प्रॉब्लम यह है कि सादिक, और इसके बाद जब ये सारा मामला है और इसके लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति सादिक खान जो लंदन का मेयर है, उसको ब्रिटेन का जो वो सम्राट है वो सर की उपाधि देता है। और उससे ये कोई नया नहीं, कलकत्ता का जो मेयर है मेहदी हसन नाम है उसका, क्या नाम है, वो साफ कह रहा है कि आपको दावत इस्लाम दे रहे हैं और दुनिया के अंदर इस्लाम ही फैलेगा, बाकी कुछ नहीं। भैया दुनिया के अंदर केवल हिंदुइज्म फैलेगा और हर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू जय श्री राम कहना होगा। तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग क्यों लगती है भाई? यहाँ तो जय श्री राम का नारा अगर लग जाता है तो संभल के अंदर दंगे भड़क जाते हैं। जय श्री राम का नारा अगर किसी मस्जिद के बाहर लग जाता है तो तुम्हारे को मतलब भावनाएं आहत हो जाती है, तुम चिढ़ जाते हो और पत्थर बरसाने शुरू कर देते हो। मैं इस चीज को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि असलियत में इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस 2.5 लाख ब्रिटिश लड़कियों के रेपिस्टों को या ब्रिटिश लड़कियों के बलात्कारियों को जिस तरीके से बचा के रखा गया, समझा के रखा गया, मतलब उनको बचाया गया, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक वहां मैटर करता है और सरकारें बनाने और गिराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही चीज यहां पर भी तो है। ये जो मुस्लिम्स हैं ये वोट बैंक का तो खेल खेलते हैं। ये मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मजबूती के साथ कांग्रेस के पीछे जाके खड़ा हो गया। थोड़े साल पहले तक यही मुस्लिम वोट बैंक जो था वो समाजवादी पार्टी के पीछे, लालू प्रसाद वाली पार्टी के पीछे, दिल्ली के केजरीवाल के पीछे, हर एक पार्टी जो भी हिंदुओं के खिलाफ बोल सकती है उसके पीछे जाके मजबूती के साथ खड़ा हो गया और उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया या हमारे खिलाफ जरा से भी आपने कदम उठाया तो हम तुम्हारे को वोट नहीं देंगे और हरा देंगे।
अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, एक कम्युनिटी जो है वो इतनी ज्यादा डेडिकेटेड है कि वो पॉलिटिशियंस को डरा के धमका के 25 साल तक रखती है ब्रिटेन में। और भारत में तो ये 1947 के बाद से ऐसे ही रखा गया। हिंदूज आर टेकन फॉर ग्रांटेड। और जितना भी है ना ये मुसलमानों के नाम पे बीजेपी को आप बाबा पे तो भरोसा कर सकते हो, बीजेपी। और मेरा ये मानना है बीजेपी बाबा भले ही बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं, लेकिन ना तो वो बीजेपी की विचारधारा से और ना ही आरएसएस की विचारधारा से बहुत ज्यादा सा कनेक्टेड होते। वो अपनी एक अलग आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं, उनकी एक अपनी अलग पहचान है। और यही एक कारण है कि बीजेपी के किसी भी दूसरे स्टेट के अंदर आपको इस तरीके के एक्शंस इस लेवल पर क्या उसके आसपास भी नजर नहीं है। बाकी बीजेपी के स्टेट्स जो हैं वो शोर ज्यादा मचा रहे हैं, ढोल डबाला ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, काम ना के बराबर कर रहे हैं। इस चीज को समझिए। अब इसका एक लास्ट पार्ट हम समझाएंगे कि ब्रिटेन में जिस तरीके से ग्रूमिंग गैंग्स चल रहे हैं, जो गैंग्स ग्रूम करते हुए नजर आ रहे हैं, 13-13 साल की बच्चियों पे नजर डाल रहे हैं, तो भारत के अंदर भी तो ये लगातार चल रहा है। भारत के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि 4-5 मुस्लिम लड़कियों का ग्रुप होगा, वो 4-5 मुस्लिम लड़कियां जानबूझकर 1 या 2 हिंदू लड़कियों को घेर लेंगी। वो 1 या 2 लड़कियां को उसके साथ दोस्ती करेंगी, घूमेंगी फिरेंगी बड़ी प्यार से, कभी उसको हिजाब पहनाएंगी, कभी बिंदी हटाएंगी। ऐसे वीडियोस खूब चल रहे हैं। और उसके बाद जानबूझकर अपने कजन से मिलाएंगे। अच्छा, कजन भाई नहीं होता, वो कजन मीन्स कजन होता है, वो भाई नहीं होता। हमारे यहाँ भाई बहन वाला रिश्ता होता है, मुस्लिमों में तो होता ही नहीं भाई बहन वाला रिश्ता। वो जो कजन से मिलाएंगी, उसके साथ डील करवाएंगी, उसको घूमने फिरने देंगी। पहले एक उसको एक्सप्लॉइट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, फिर उसको डराएंगे, फिर धमकाएंगे। अगर वो लड़की कमाने के लायक है तो उससे कमा के उसका पैसा छीनेंगे, नहीं तो सेक्सुअली उसको 4-5-10 मिलके अब्यूज करेंगे और उसको गायब कर देंगे। अच्छा, शादी के लिए उसको धर्म परिवर्तन वगैरह करवा के शादी करवाएंगे। पेरेंट्स को एक जो है ना जिसे कहते हैं लिहाज का चोला ओढ़ने पर मजबूर करेंगे, उसको इंसल्ट करेंगे। लड़की के साथ साथ पेरेंट्स को इंसल्ट करने वाला एक गैंग भी खड़ा हुआ होता है, जो उस लड़की के रिश्तेदारों को, जानकारों को जानबूझकर ऐसी ऐसी पोस्ट, ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स भेजता है, जिससे सारे के सारे रिश्तेदार उन पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स को मजबूर कर देते हैं ये डिक्लेयर करने के लिए कि वो जो लड़की चली गई है किसी मुसलमान के साथ, उनका उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये उस गैंग की, उस जिहादी ग्रुप की सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होता है, उस लड़की को अपने पेरेंट्स से डिटैच करने का। यही काम तो 13 साल की बच्चियों के साथ ब्रिटेन में हो रहा है, यही काम अमेरिका में भी हो रहा है। अब क्या किया जाता है? और ये पाकिस्तान में तो सोचकर देखिए ना, पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी को ही ऐसे खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश में शुरू हो चुका है, भारत में ऐसा किया जा रहा है। लिहाज क्रिएट कर दिया गया, उस वो लिहाज के चक्कर में परिवार उस लड़की से कांटेक्ट में नहीं रखता। थोड़े दिन बाद पता लगा लड़की गायब हो गई। गुजरात के सूरत का मामला यही है, लड़की गायब हो गई। क्योंकि लड़की के पीछे कोई पूछने वाला नहीं है कि ना कि लड़की कहाँ गई। लड़की को या तो मार के फेंक दिया, या फिर उसको कहीं किसी जगह पे ले गए और उसके ऑर्गन्स जो हैं वो बेच डाले। या फिर अगर लड़की थोड़ी सी भी ठीक ठाक दिखने में है तो उस लड़की को कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर दिया गया अरब कंट्रीज के अंदर। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि उस लड़की को, जब वो लड़की 20-30 साल की हो जाती है, तो उसका मर्डर करके, उसकी हत्या करके, उसको मार के, उसके मांस को ऐसे देशों में भेजा जाता है जहां ह्यूमन फ्लैश खाया जाता है, जैसे सूडान के अंदर। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, एक ग्रुप पहले उस लड़की को भोगता है, उस लड़की को एक्सप्लॉइट करता है, उसको मेंटली तोड़ देता है, उसको फिजिकली तोड़ देता है, उसको सेक्सुअली तोड़ देता है, उसके बाद उसको परिवार से अलग करता है, परिवार से अलग करने के बाद उसके किसी भी तरीके से उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके शरीर को बेचता है, और उसके बाद ये पूरा गैंग चलता है और उसमें इनकी लड़कियां भी शामिल होती हैं। ये काम यूरोप में भी तो हो रहा है, नहीं हो रहा हो तो बताओ। ब्रिटेन में यही तो है कि सोच कर देखो, अगर 7 और यहाँ पर सोसाइटी किस तरीके से है। यहाँ अगर हिंदुओं के अंदर, मतलब एक लड़की जो है उसको, वो ये उसके माँ बाप ये कह रहे हैं कि भाई वो लड़की को मेरी बेटी जो है वो लड़के लेके चले गए हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया, पुलिस वाला कहता है भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी लड़की का ही कोई मामला खराब होगा, हम कुछ नहीं करते। और पुलिस वाला भी कई बार ठीक कह रहा होता है, क्योंकि कोर्ट का सिस्टम ऐसा है कि लड़की जो है ना, एक बार भी कह देगी ना कि हाँ कुछ ऐसा था, कि हाँ जानती थी, या कुछ वो एक सबूत भी दे देंगे, तो कोर्ट उस एक सबूत के नाम पे पूरे के पूरे केस को पलट के रख देता है। पुलिस वाले को 4 डांट लगाता है, लड़की को वैश्या प्रूव कर देता है, और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। और लड़की को इतना ज्यादा, लव जिहाद की शिकार लड़कियों को अगर आप मिलेंगे तो वो साफ तौर पर बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी का शेम इतना बुरा होता है कि वो लड़कियां सोसाइटी के सामने आके बता भी नहीं सकती कि उनके साथ क्या क्या हुआ। कई बार तो उनके गोद में बच्चा होता है और बच्चे को भी कहीं ना कहीं वो लेके घूम रही होती है और उनको कोई समाज में सपोर्ट नहीं मिल रहा होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लड़कों को जो ब्रिटेन के अंदर भी ये जो गैंग्स घूम रहे हैं, जो 13-13 लड़की साल की लड़कियों को शिकार बना रहे हैं, उनको सोसाइटी प्राइज देती है। मौलाना उनको गाजी बाजी प्रूव कर रहे होते हैं, उनके बारे में कसीदे पढ़ के सुना रहे होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बाकी बच्चों को दे रहे होते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है, किसी भी तरीके का उनको लालच दिखाया जाता है, किसी भी तरीके का उनको मोटिवेट किया जाता है और उस लड़की को खराब किया जाता है। और पूरे के पूरे मस्जिद का जो गैंग होता है वो उनके पीछे खड़ा हुआ होता है और ऊपर तक के इनके नेता तक वहां खड़े हुए होते हैं। ये जो रफीउल बर्क है, वो रफीउर रहमान बर्क जो है, उसका जो भी नहीं इसका नाम है, बर्क जो है, ये और इसका दादा और इसके बाप यही तो काम करते हैं। और क्या, संभल के अंदर जो लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का जीना मुहाल हो गया, वो इसीलिए तो हुआ है। क्यों उनको पलायन करना पड़ा, क्यों भागना पड़ा, उसके पीछे का लॉजिक ही है। और अखिलेश यादव या मायावती जैसी सरकार या कांग्रेस जैसी सरकारें आके उनको किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन कर प्रोवाइड करने का काम करती है। आपकी कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती। और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को तोड़ के रखा गया है। और कई मामलों में तो मेरे को आरएसएस के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है। ये सिद्धांतों के चक्कर के अंदर कहीं पर भी हिंदू मर भी रहा होगा तो सीधे जाके उसे बचाने के, उसकी हेल्प नहीं कर रही होती। जागो 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 तो कर रही होती है, जब जाग के कोई एक्शन लेने की बात हो रही है तो कहते खुद ही करो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। ये फैक्ट है। मोहन भागवत जी को देख लो, वो कहने बैक ऑफ कर चुके हैं, भैया ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, हो गया सो हो गया, चुप बैठ जाओ। क्यों चुप बैठ जाए? पहले तो तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, और अगर बता भी दिया तो तुमने कौन सा बताया? वीएचपी वालों ने बताया है, बजरंग दल वालों ने बताया है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के अंदर जो हो रहा है, हमें उन इंसिडेंट्स पर बहुत गहरी नजर बनाए रखनी होगी। और अगर ये नजर बनाए रखेंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे। हम अपने देश को, हमारे हमारे हिंदू समाज को बचा पाएंगे। एक बाबा अकेला लगा हुआ है, एक संबल में लगा हुआ है। हर जगह पर हमें मजबूत होके अपनी इन सरकारों को मजबूर करना होगा, इन पे दबाव डालना होगा, इनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करना होगा कि जो योगी आदित्यनाथ यूपी में कर रहे हैं, आपको भी वैसा ही कुछ यहां पर एक्शन लेना होगा, वरना आप तैयार रहें, रोटियां पलट सकती हैं। हाँ, थोड़े दिन तक वो मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ा सा एक्शन हुआ था, उसके बाद सब शांत हो गया। राजस्थान के अंदर भी थोड़ा बहुत एक्शन हुआ था, सब शांत हो गया। छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ ही नहीं। झारखंड के अंदर तो खैर जेएमएम की सरकार बन चुकी है, तो वो तो अब वैसे ही इनको दामाद मानती है। जमाई टोला तो जेएमएम के अंदर, जमाई टोला के जो जमाई है वो जेएमएम के तो जमाई है। तो खैर मेरे हिसाब से भारत को काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें और आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि, और ये जो इन्फेक्शन फैला हुआ है सोसाइटी के अंदर, इस इन्फेक्शन से बच के रहने की जरूरत है और इसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन ब्रिटेन के अंदर है तो वो भारत में भी तो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे एक जैसे हैं, लेकिन जो है उससे तो बचना पड़ेगा, जो है उसके लिए अलर्ट तो रहना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, उनका सोशल क्रिटिसिज्म जिस सोसाइटी से वो आते हैं उसमें नहीं हो रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है और प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रही है। और हिंदू समाज इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। हिंदू समाज की नजरों में हम जो हैं वो कॉम्युनल है। खैर, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।